अध्ययन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत, अभिनंदन। देखिए साइंस का 7वां सीरीज है, उसमें भी लगभग 25 क्वेश्चन है जिसे हम लोग देखते हैं। और आप लोग से ये है कि आप जितना सीरीज करते जाते हैं तो नोट भी करते जाइए। क्वेश्चन नंबर पहला है, आपेक्षिक घनत्व का मात्रक क्या है? किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, मिलीग्राम प्रति मिलीमीटर क्यूब है, इसमें से कोई नहीं। आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक घनत्व को एक डेफिनेट, कई तरह की डेफिनेशन है। उसमें यह है कि जल के सबसे गाढ़ेपन 4 डिग्री सेल्सियस पदार्थ के तुल्यांक द्रव्यमान को आपेक्षिक घनत्व कहा जाता है। तो पदार्थ में कितना घनत्व है का अंदाजा लगाना कठिन है, तो यहाँ पे इसका कोई मात्रक। इसके बाद कोयले में वाणिज्यिक रूप से पैदा होने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? प्रकाश ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ताप ऊर्जा या ताप ऊर्जा। कोयले से मैंने आपको पहले ही बताया है कि एनटीपीसी का मतलब क्या है? नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन। तो समझ में गया? तो भारत में जितनी भी लाइट बनती है उसमें आपका एनटीपीसी का जो सहयोग है वो लगभग 60% है। मतलब पूरे इंडिया में जो भी ताप से संबंधित क्या है, जो भी ताप से संबंधित इकाइयां हैं उसकी सिंगल विंडो क्या हो जाएगी आपका? पूरे भारत में जितनी भी ताप इकाइयां हैं उसकी सिंगल विंडो क्या हो जाएगी आपका? एनटीपीसी हो जाएगी। समझ में आया बात? करिए। दूसरे स्थान पे जो भारत में लाइट बनती है वो आपने कहा सर एनएचपीसी हो जाएगा। एनएचपीसी का मतलब होता है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन। लगभग 12% जल से बनती है। जल के अलावा फिर जो है ना, अगर देखा जाए तो परमाणु ऊर्जा से बनती है, और एक ट्रेडिशनल है एक नॉन ट्रेडिशनल है। तो इस प्रकार से पूरा क्लासिफिकेशन है। सारी ऊर्जा मंत्रालय देखता है। तो कुल मिला के इतना जान लीजिए कि एनटीपीसी जो है लगभग 60% प्रोडक्शन करता है। ताप विद्युत क्या है? कोयले को जला के और क्या होता है? भाप बनती है, भाप से विद्युत बनती है। बर्फ पानी पर इसलिए तैरती है क्योंकि बर्फ ठोस होती है और पानी तरल होता है। बर्फ का घनत्व पानी की अपेक्षाकृत कम होता है, बर्फ का घनत्व पानी की अपेक्षाकृत अधिक होता है, या बर्फ का घनत्व उतना ही होता है जितना पानी का होता है। ठीक है, ये आ गया बर्फ का घनत्व पानी की अपेक्षा कम होता है ना भाई। एक कटोरी में हम क्या करते हैं? फ्रिज में बर्फ पानी को रख देते हैं ना। अगर ये बर्फ बनेगी तो कुछ ओवरफ्लो हो जाएगी। तो बर्फ छोटे मोटे पीस तो छोड़ो, कोई बड़ा स्लाइस 1 किलो 2 किलो 10 किलो 20 किलो, सागर में तो बड़े बड़े कॉन्टिनेंट जैसे देशों जैसे महाद्वीप बड़ी बड़ी बर्फ तैरती है, क्योंकि जल में बर्फ क्या होती है? घनत्व के कारण तैरती रहती है। क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए कि बर्फ जो है जल में घुल जाए, तैर रही थी कुछ दिन तक, आपने यूज नहीं किया, खुल गई, क्या होगा उसका? आयतन बढ़ेगा, घटेगा, बराबर रहेगा? बराबर, क्योंकि आयतन बड़ा हो। ठीक है ना? समझ में आया बात कि नहीं? है के बाद में आ गया आपका ताप उत्क्रमण क्या होता है। देखो हमने आपको बताया था कि अगर हम पृथ्वी से ऊपर जाते हैं तो एक पहले जो मंडल मिलेगा वो आपका क्षोभ मंडल है, वो ट्रोपोस्फियर है। ठीक है ना? और क्षोभ मंडल में अगर ऊपर जाएंगे हम तो 165 मीटर में जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसे कहते हैं सामान्य पतन दर, नॉर्मल लैप्स रेट। बस समझ गए? भाई हमारा वायुमंडल किससे गर्म होता है? तो सूरज से कि पृथ्वी से? पृथ्वी से। कॉमिक विकिरण से गर्म होता है। भाई सूरज हमारी खोपड़ी पर कब होता है? 12 बजे दिन में, लेकिन सबसे अधिक मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड 2 बजे। सबसे कम होना चाहिए 12 बजे रात्रि में, लेकिन रिकॉर्डेड 12 बजे, सॉरी साढ़े सुबह के 5 बजे। मैक्सिमम टेम्परेचर कितना? दिन में 2 बजे, और मिनिमम, अब जैसे आज सबसे बड़ा दिन है 21 जून, योगा दिवस है ना, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है। 21 जून को सूर्य कहाँ पे होता है? कर्क रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। और आप जान लीजिए कि उत्तरी ध्रुव में जहाँ 66.5 डिग्री है वहाँ आप समझिए कि क्या होगा? 24 घंटे का दिन।
आज नॉर्वे में सूर्य नहीं डूबेगा। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रसिया 24 घंटे डूबेगा ही नहीं। कल हो सकता है 4-5 मिनट की रात हो। पहले ऐसे चलते 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 जब मकर पे पहुंचेगा 22 दिसंबर को तो रात हो जाएगी, तो रात ही बनी रहेगी। ये बात समझ में आपका नहीं आया? तो आप ये देख रहे यहाँ पर ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, तापमान घटेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ऐसे कहते हैं नॉर्मल लैप्स रेट, कभी कभी ऊपर जाने पर तापमान क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। ठीक है ना, उसे ही क्या कहेंगे, सॉरी ऋणात्मक होगा। क्या होगा, धनात्मक नहीं होगा, क्या होगा, ऋणात्मक ह्रास। ठीक है, नेगेटिव, क्योंकि क्लाउडी मौसम है, बादल है या बर्फ वाले स्थान है तो ऊपर जाने पे क्या हो जाएगा, कम हो। ठीक है ना। यहाँ पे तो अब अगला जो क्वेश्चन है आपका, एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है किस पर, सूर्य से दूरी पर, त्रिज्या पर, घनत्व पर के पृष्ठीय ताप पर। जब भी कभी रंग की बात आए तो ताप लगाइए आप, क्या लगाइए, ताप। ठीक है ना। जैसे हमारा सूर्य है तो सूरज का केंद्र का तापमान 1.5 करोड़ है, कितना हो जाएगा, 1.5 करोड़। जबकि परिधि का तापमान लगभग 5700 डिग्री, कभी कभी 6000 भी मिल सकता है आपको। ठीक है, तो ये जो कोई भी, चाहे हमारा सूर्य हो, हमारा तारा हो या अन्य कोई तारा हो, उस तारे के तापमान पर उसका रंग डिपेंड करेगा। ल्यूमिनस उसको कलर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है ना। आगे अगर हम बढ़ें तो ये आंसर हो गया, पृष्ठीय ताप। रेफ्रिजरेटर में शीतलन किस प्रकार होता है, ठंडक किस प्रकार होता है, फ्रीजर में जमा हुई बर्फ द्वारा, कंप्यूटेड गैस के सहसा प्रसार द्वारा, वाष्पशील द्रव के वाष्पन द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखो फ्रिज जो है, में आप जानते हो कि फ्रिज के जो पीछे है वो एक कंप्रेसर लगा है ना, ऊपर फ्रीजर है, आइस बॉक्स है और नीचे क्या लगा है, कंप्रेसर। इस कंप्रेसर में आप जानते हो कि जो गैस भरी है, एक तो पहली बात एक मोटर लगी होती है जो रोटेट कराएगी CFC 80 है ना, और दूसरी बात क्या होता है इसमें, एक जो गैस है वो घूमेगी, वो गैस क्या करेगी, ये जो जलवाष्प होगा उसको, उसका काम ही है कि वो क्या करेगी, संघनित कर दे। लेकिन क्वेश्चन यहाँ घुमा के पूछा है, ध्यान देना। क्वेश्चन पूछा कि रेफ्रिजरेटर में शीतलन, मतलब शीतलन का सिद्धांत क्या है। तो शीतलन का सिद्धांत ये है कि जो वाष्प है अगर वो द्रव में बन जाए, वाष्प द्रव में बन जाए, जैसे एसी में क्या होता है, एसी में जो ह्यूमिडिटी है उसको आप बिल्कुल छोटे एसी की बात कर लो, एक गिलास ठंडा पानी रखो, एक बर्फ का वो आप एक बॉटल लाओ ठंडी, वो रख दो 10 मिनट के लिए, उसके चारों तरफ कम से कम 20-25 ग्राम पानी बाहर से आ जाए। तो उसने बोतल ने क्या किया, इसमें जो जलवाष्प थी उसको जलवाष्प को कंडेंस कर दिया। मतलब कुल मिला के देखा जाए तो वो वाष्प को किस में बदल दिया, द्रव। ये बात समझ में गया। तो जो वाष्प जो थी वो क्या हो गई, ठीक है, और ठंडी हवा दे देगा। तो आपका यही आंसर होना तो ये भी चाहिए, ध्यान देना। लेकिन ये रीजन अलग दिखा रहा, ये जो शीतलन का सिद्धांत हो जाएगा आपका, समझ में आया बात। गति का सिद्धांत जो आता है, ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है, तारत्व, पिच। ध्वनि के जो है ना 3 लक्षण है, ध्वनि के लक्षण 3 है। ध्वनि के लक्षण, एक लक्षण है तीव्रता, एक लक्षण क्या है, तीव्रता, इंटेंसिटी हो जाएगा। तीव्रता ध्वनि का वह लक्षण है जिसके द्वारा हम आवाज को तेज बोल सकते हैं या मंद बोल सकते हैं। दूसरा लक्षण है तारत्व, इसे कहते हैं पिच। तो तारत्व तीव्रता में अंतर क्या है, पहली बात, जैसे गले में एक म्यूजिक बॉक्स लगा है डायरेक्ट के पास, स्वर यंत्र, उससे जब हम लोग आवाज मतलब बोलते हैं तो निश्चित सी बात है कि अंदर से हवा आती हो। जैसे बांसुरी बजाओ तो फूंकना पड़ता, तो जैसे तुम उंगलियां नचाओगे वैसे स्वर निकले। तो हमारे अंदर से भी कोई ना कोई आवाज़ आती, ये समझ लीजिए हवा ही है, और आवाज़ आएगी तो यहाँ पे वाइब्रेट होगा। अब वाइब्रेट होगा तो आवाज़ पतली या मोटी, ज़्यादा वाइब्रेशन पतली, कम वाइब्रेशन मोटी, ज़्यादा वाइब्रेशन तारत्व अधिक, कम वाइब्रेशन तारत्व कम। ये बात समझ में क्या। यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा वाइब्रेट होगी तो आवाज़ पतली, तो महिलाओं की आवाज़ पतली, बच्चों की आवाज़ पतली,
क्योंकि आपको जो फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा है। पुरुषों की आवाज मोटी, ये बात समझ में गया आपका। तीव्रता से कुछ नहीं लेना देना। तीव्रता का मतलब शेर दहाड़ता है तो जंगल कांपने लगता है, समझे। तो आवाज वो तीव्र तो है, लेकिन उसका तारत तो मच्छर की भनभनाहट से भी कम होता है। समझ में आया बस। तो तारत तो सिद्धांत किस पे निर्भर करता है, तो आपका किस पर, आप, ठीक है ना। तीव्रता जो है मंद या इसमें वो मात्रक जो आप जानते हो डेसिबल है ना, क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछता है वो कितना डेसिबल। साधारण बातचीत, जोर से बातचीत, अनुकूल, प्रतिकूल, है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन भी यहाँ पर बन जाता तीव्रता का। और तीसरा होता है लक्षण गुणता। तो गुणता का मतलब क्वालिटी, गुणता मतलब वो लक्षण है जिसके द्वारा आप अपने मित्र की आवाज को पहचान लेते हो, तो गुणता है। गुणता सरगम पर आधारित, किस पर आधारित है, सरगम। समझ में आया। और ये तो चूंकि तीव्रता एक कैसी राशि है, भौतिक राशि है, आसानी से इसको मापा जा सकता है। ठीक है। अब देखो तीव्रता में थोड़ा हम आपको बता देते, क्वेश्चन जरूर आता है। तीव्रता में अगर हम देखें तो क्वेश्चन आता है कि जैसे हम आपसे पूछेंगे फुसफुसाहट, फुसफुसाहट समझते हो, बोलो। एक व्यक्ति कहे दूसरा ही सुने, बस तीसरा ना। इसमें कितना, 15, 15। इस केस में एक बार क्वेश्चन आया था पत्तों की सरसराहट, पत्तों की सरसराहट क्या हो जाएगा, 20 डेसिबल। साधारण बातचीत, साधारण बातचीत कितना हो गया, 30 डेसिबल। के बाद जोर से बातचीत, जोर से बातचीत कितना हो जाएगा, 60 डेसिबल। कितना हो गया। इसके बाद ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, ऑर्केस्ट्रा, सब में 90 से 110। सायरन जो होता है, एम्बुलेंस या ट्रेन का हॉर्न, में कितना, 130। समझ में गया आपको। मशीन गन में 150, जेट विमान में 170, मिसाइल में 180। सबसे अधिक किसमें है, लेकिन प्राकृतिक रूप से जब ज्वालामुखी विस्फोट हो तो उसमें 190 या उससे ज़्यादा हो। WHO कहता है कि आपके लिए अनुकूल ध्वनि क्या है, उसने कहा कि इन दोनों के बीच कितना हो जाएगा, 45। अगर इसमें हम 15 जोड़ दें तो 75 से अधिक की ध्वनि आपके लिए हानिकारक। लगातार कोई व्यक्ति रहेगा तो बहरा हो जाएगा, और अगर 130 से अधिक में कोई रहेगा लगातार तो पागल हो सकता है। समझना है बात। ये आपका क्या हो जाएगा, ध्वनि मान। इंद्रधनुष किस कारण से बनता है बताओ, अपवर्तन और परिक्षेपण में, विकिरण और अपवर्तन में, विवर्तन और अपवर्तन में, या अपवर्तन और परावर्तन में। इंद्रधनुष, अपवर्तन जानते हो, अपवर्तन का मतलब सीधी सी बात है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, प्रकाश सीधा चलेगा कि टेढ़ा, लेकिन तुम चाहो तो टेढ़ा चला, टेढ़ा चलाने के लिए लेंस लगाओ, जैसा लेंस वैसे ही भागेगा। लेंस लगाओगे तो यहाँ का प्रकाश यहाँ मुड़ गया, यहाँ का प्रकाश पीछे पोत दो तो दर्पण बन गया, जहाँ का था वहीं का। ये बात समझा क्या नहीं आ गया। तो प्रकाश का भी
प्रकाश को जो खोज किया न्यूटन ने, कितने तरंगों के रूप में बना, वो 7। विवेकी और पढ़े होगे, तुमको विवेकी और देखना, तो उसमें भी आप भाई जो जब लक्षण देखते हो तो उसमें भी क्या होता है, प्रकाश का, जैसे ये आपका जब प्रकाश चैप्टर देखते हैं तो लेंस देखते हैं और दर्पण देखते हैं, दोनों में अंतर क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ लेंस एंड मिरर? दर्पण ये है कि सीधा परावर्त, दर्पण का मतलब परावर्त, ठीक है ना। और इसके बाद लेंस का मतलब अपवर्तन, लेंस का मतलब अब जैसा मोटा लेंस होगा वैसे वो अपवर्तित होगी या परावर्तित। ये बात समझ में गया आपका? कोई लेंस ऐसा है कि आपको बहुत मोटा दिखा देगा, कोई ऐसा है कि बहुत पतला दिखा देगा। ये बात समझ में आया, बात कि नहीं आया? तो लेंसों की अलग अलग विधियां होती हैं। कोई लेंस ऐसा है कि आपको उल्टा दिखा देगा। नहीं समझ में आया तुम्हें? यहाँ पे झूसी का नाम सुने हो, वहाँ पे एक जैन मंदिर है अंदावा, वहाँ पे कुछ लेंस लगे हैं, 10 रुपये लगता है। उसके अंदर जाओगे तो तुम उल्टा सीधा, पता चला पेट इतना मोटा, मुंडी इतना भूप हो गए, मुंडी इतनी, वो सब दिखा। हाँ, 10 रुपये का पूरा मजा लो, फोटो निकालो। और जैन मंदिर है वहाँ। सबसे बड़ी बात यह है कि जैन धर्म में 24 तीर्थकर हैं, आप जानते हो। पहले तीर्थकर कौन? ऋषभदेव। लास्ट वाले हाँ 23वें वासुनाथ, है ना। तो वो सब तीर्थकर के भी टेम्पल है, बहुत खूबसूरत है। और तुम लोग ऐसे हो कभी घूमते उमते तो हो नहीं, तो भाई कोई आप गए हैं तो आपने देखा होगा। देखी आरती पे बैठी, हाँ देख लो। इलाहाबाद में भी बड़ा ऐसी ऐसी चीजें हैं तो अभी आप लोग तो छोड़ो, हम नहीं देख, जबकि हम भारत के 20 राज्य घूम लिए, लेकिन अभी भी बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आप, ये बात समझ में आया? बात तो ये है कि आप लोग को कम से कम तो अपवर्तन का मतलब, और साथ साथ क्या, वास्तव में 3 होना चाहिए, अपवर्तन, परावर्तन और पूर्णांतरिक परावर्तन। ये क्वेश्चन पीसीएस 2018 में आया था। इंद्रधनुष जानते हो ना? इंद्रधनुष 3 रीजन से बनेंगे, अपवर्तन, परावर्तन और, अब इंद्रधनुष कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? पहला होता है प्राथमिक इंद्रधनुष, प्राथमिक इंद्रधनुष, प्राइमरी रेनबो। और दूसरा, दोनों में डिफरेंस बताइए। दोनों हैं द्वितीयक इंद्रधनुष, है ना। प्राथमिक और द्वितीयक में क्या अंतर है? देखो बेटा, पहले में जो इंद्रधनुष है उसमें लाल रंग बाहर, बैगनी अंदर। दूसरे में बैगनी बाहर, लाल अंदर। आगे और समझ बात नहीं आया? इंद्रधनुष को आप कभी देखना, अगर लाल बाहर है तो अधिक क्लियर होगा, क्योंकि लाल अलग खिंच सकता है। बैगनी बाहर होगा तो फटेगा, वो अधिक नहीं खिंच सकता है। इसी प्रकार से उनका अलग अलग एंगल भी होता है। बस आप इतना ही जानो, एंगल पे ना आ जाओ। इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? तो अपवर्तन और परावर्तन, चाहे तो लिख दो पूर्णांतरिक। पूर्णांतरिक। देखो एक बात और हम बता दें आप लोगों को, यहाँ पे जो आंसर हम देते हैं वो आपकी जो बुक्स हमें मिली है उसके आंसर के अकॉर्डिंग हम देते हैं। जो क्वेश्चन आए हुए हैं, हो सकता है कि आंसर कुछ और डिफरेंट है, लेकिन मजबूरी बस, क्योंकि आपके पास भी सॉल्व है, तो आप ये सोचेंगे कि अगर हम डिफरेंट आंसर दे देंगे तो आपका सॉल्व का आंसर गड़बड़ा जाएगा। जबकि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका आंसर वो है ही नहीं। ये बात समझ में आया, बात नहीं आया? ठीक है, वो इस दिक्कत वाली बात इधर है। एम्पियर के संबंध में सही कथन बताओ। तो कूलाम आवेश के प्रति सेकंड, 1 कूलाम आवेश प्रति मिनट, आधा कूलाम प्रति सेकंड, 1 कूलाम प्रति सेकंड, क्या होगा? विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। एम्पियर है क्या? 1 कूलाम जो आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन कह लो, समझ में आ गया?
वो 1 सेकंड में जितने पासेस हो रहे हैं वही क्या हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, है ना। घरेलू विद्युत केबल में प्रयोग की जाने वाली धातु क्या है। घर में जो फिटिंग है उसमें जो लाइट की डोरी है उसमें काहे का तार लगा है, निकल का, एल्युमिनियम, लोहा, तांबा, बोलो। जैसे तार जो बिछाए जाते हैं लाइट के वो एल्युमिनियम, या कौन सा है आपका, एल्यू। सबसे गुड कंडक्टर क्या है, गुड कंडक्टर विद्युत का क्या है, चांदी, क्या हो जाएगा। तो चांदी के तार बनाए नहीं जा सकते क्योंकि चांदी का तार बनाओगे तो अरे टूटेगा तो बाद में, पहले तो काट लेंगे लोग, हम ही काट लेंगे सबसे पहली बार। इमरान खान उसके आगे खड़े होंगे पीछे, 5 किलो काट लिया, काम हो गया बात। बात करिए, चांदी का बनाओगे तो दिक्कत। अब कॉपर का बनाओ तो भी महंगा है कॉपर, चांदी तो बहुत महंगा है, कॉपर भी महंगा है, तो किसका बनाया, एल्युमिनियम। वही लोग नहीं छोड़ते, वही काट लेते हैं, है ना। लेकिन वो रेजिस्टेंस पावर उसकी ज़्यादा है, तो कम से कम मीटर कहाँ लगा होता है, बाहर की लाइट में कि तुम्हारे अंदर की लाइट, अंदर की लाइट। रेजिस्टेंस को रोकने के लिए अभी कोई भी तार छील के देखो, किसका निकलेगा, तांबे का, किसका, कॉपर। जैसे आजकल जो पंखे हैं, दिस इज नॉट कॉपर, इसमें बाइंडिंग कॉपर की नहीं होगी, किसकी होगी, एल्युमिनियम की, कंपनी से आया, क्यों सस्ता है, 500 में। ये हो या ना हो हम बता दिए, तो ये बात समझ में आया, बात नहीं आया। और जो आप करवाते हो बाइंडिंग वो किसकी होती है, कॉपर की। कॉपर वाली बाइंडिंग का पंखा लोगे थोड़ा महंगा आएगा, इसका थोड़ा सस्ता है, ठीक है। तो ऐसा पहले होता था, अब वो बात अलग है, ठीक है। आपके घर में पैसा हो तो चांदी की बाइंडिंग करा लो, कोई दिक्कत। हाँ, फ्लोरेसेंट लैंप में चौक का प्रयोग किया जाता है के लिए, CFL जानते हो ना, जो कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप कहते हैं। चौक जानते हो, चौक जानते हो क्या, तो बेटा जैसे कंडेंसर देखा तुम लोगों ने, पंखा में लगा रहता है, इसमें, हाँ इसमें 2 तार हैं, इनको लाइट में लगा के टच कराओ, झटका मारेगा, और उनको बगल वाले को टच कराओ तो वो फिर तुम में ऐसा टच करेंगे कि तुम कभी किसी में टच ना कराओ, झटका लगेगा। वास्तव में इसका नाम है कैपेसिटर। क्या नाम है, कैपेसिटर है 2 टाइप, एक धीरे धीरे चार्ज होंगे, धीरे धीरे खत्म होंगे। जैसे बैटरी, बैटरी जो इन्वर्टर की है या आपका जो भी सेल है वो धीरे धीरे चार्ज होते, धीरे धीरे एक सेकंड में चार्ज हो गया, 1 सेकंड में खाली हो गया, ये बात समझ में। तो ये जो है, जो कैपेसिटर है या कंडेंसर है, वही है, 1 सेकंड में चार्ज, 1 सेकंड में, ये बात समझ में। तो इसमें पंखा है, बल्ब तो तुम जलाए तो जल गया, लेकिन पंखा चलाए तो इतना बड़ा इंस्ट्रूमेंट को चलाने में इतना 220 पे काम ना करेगा। तो इसमें एक कैपेसिटर लगाया कि भैया कुछ देर के लिए बढ़ जा, घूमने लगे तो फिर शांत, जैसे पहले गियर हम लोग लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा, आपका करंट के प्रवाह को बढ़ाने के लिए, ठीक ना। समझ में आया कुछ के नहीं आया। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल अंगूर में नहीं पाया जाता, बोलो। टार्ट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, मैलिक अम्ल या एसिटिक अम्ल। देखो आंसर तो एसिटिक अम्ल है, लेकिन आप लोग की जो बुक है वो टार्ट्रिक अम्ल कह रही है। समझ में गया वक्त नहीं, टार्ट्रिक अम्ल कुछ थोड़ी मात्रा में पाया जाता है, क्या हो जाएगा, एसिड। हमने दोनों बातें आपको बता दी। फिर आप जाओ, सबके पास ऐसा नहीं है, ये सब क्वेश्चन सॉल्व हैं, सबके पास है मैटर। फिर तो जाके कहोगे सर गुरुजी आप गलत बताए, ये बात सर। तुम लोग बराबर गूगल का भी ये सहारा लेते हो, गूगल कुछ और बताए, ये कुछ और बताए, मध्यम मार्ग है। NCERT कुछ और बताए। कोको कोला, बोलो, का खट्टा स्वाद किस अस्तित्व के कारण होता है, एसिडिक, फास्फोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, फार्मिक अम्ल। कोको कोला पिया है, गंदा लगता है, काय के लिए, क्यों गंदा लगता है, कौन सा अम्ल है उसमें, इसके कारण गंदा नहीं लगता है, खट्टा लगता है। ऐसे उसमें
जो हम लोग गैस छोड़ते हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड, वही भरी है। ठीक है ना, CO2। तो कोई फायदेमंद तो नहीं है, लेकिन मजबूरी है, आप जान लीजिए, वो बहुत नुकसानदायक है। FC, हाँ, CO2। और उसमें बस यही है कि बस अब सब जो दिखता है वही बिक, चीनी, अत्यधिक चीनी। ये बात समझ में गया आपका? चीनी बहुत ज़्यादा, शरबत बना के नींबू निचोड़ के पी लो उसके अच्छा। और सोडा है, सोडा अलग से लेके मिला दो। समझ में आया बात? सोडा कौन सा फायदा करता? दारू वाले मिलाते सोडा, दारू पीने वाले क्या करते हैं? सोडा मिलाते। फिलहाल हमें पता नहीं मिलाते क्या। हाँ, शुष्क पाउडर, यानी कि जैसे तुम अभी टंगा होगा, वो टंगा सामने, क्या है उसमें? बालू, बालू और सोडियम कार्बोनेट, बालू और पोटेशियम कार्बोनेट, बालू और सोडियम बाइकार्बोनेट। तो पहली बात तो ये, इसमें भी कई चीजें भरी जाती हैं। समझ में आया बात नहीं? मल्टीपल, अमोनिया का भी यूज होता है उसमें। लेकिन इस आंसर को देखते हुए, सोडियम बाइकार्बोनेट जब क्रिया करेगा तो CO2 छोड़ता है, और CO2 छोड़ेगा तो CO2 ही बुझाने के लिए काम करेगा। तो डायरेक्ट कहीं पर CO2 लिखा नहीं है, तो बालू के साथ क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट। ठीक। कांच को नीला रंग निम्नलिखित में से कौन प्रदान करता है? तो आसान क्वेश्चन, बोलो। कांच को नीला रंग कौन देगा? कोबाल्ट ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, निकेल ऑक्साइड। रट लो भैया, रट लो। क्या? सब क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, ये सब आते रहते हैं, ध्यान देना। क्या है? तो जो घरेलू यूज है उनके ही क्वेश्चन हैं, और सब आए हुए क्वेश्चन हैं, ये सब रिपीट होते रहते हैं। कई क्वेश्चन तो अभी हम देख रहे हैं कि रिपीट हो रहे हैं। उसके बाद सीमेंट सामान्यतः किसका मिश्रण होता है? बोलो। सीमेंट, सीमेंट फैक्ट्री देखी, कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट, कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम फेरेट, कैल्शियम एल्यूमिनेट और कैल्शियम फेरेट, चूना पत्थर और सिलिकॉन डाइऑक्साइड। अनुमान करो। ऑप्शन ए, कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट। देखो, कांच बताए थे हम तुम, कांच बताए थे, बताया क्या नहीं बताया? अब क्या बताए? सीमेंट बताए, एक दिन कोयला बताए। समझ में आया बात कि नहीं आया? इसी प्रकार से अग्निशामक आ गया, पेप्सी कोला आ गया। ये सब क्वेश्चन वो हैं। रोटी में कौन सी गैस भरी जाती है, भरी रहती है? CO2। फुली हुई रोटी में कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड। पेप्सी कोला में कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना। चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन। हवाई जहाज के टायर में पहले हीलियम भरते थे, अब नाइट्रोजन। और समझ में आया बात कि नहीं आया? गैस के गुब्बारों में हीलियम। विश्व का सबसे बड़ा ईंधन कौन सा है? हाइड्रोजन। है, समझ में आया भाई? कुल मिला के जितने भी एलिमेंट है, तत्व कितना? 112। कितना? 112 तत्व। 112 तत्वों को तुम लोग कभी समझे तो हो नहीं? जब समझे नहीं हो, तत्व, हाँ, तत्व किसे कहते हैं? जिससे पृथ्वी का निर्माण हुआ। तो हमारी पृथ्वी बनी, उसमें 3 प्रकार की चट्टान है। कितने प्रकार की? आग्नेय, अवसादी, रूपांतर। तो चट्टानों, मतलब पृथ्वी का निर्माण चट्टानों से हुआ, और चट्टानों का निर्माण खनिज से हुआ। तो पहले खनिज अलग अलग, मेंडलीफ आए, 63 तत्व खोजे, तो मोस्ले आए, 118 तत्व अभी। तो जब आप बहुत गहन अध्ययन करोगे तो आपको हर चीज का पता चल जाएगा। आप द्रव्यमान संख्या जानते हो, परमाणु क्रमांक जानते हो, तो वो उसमें चीजें हैं। ठीक। फिलहाल, सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर निम्न में से कौन सा विटामिन मिलता है? बच्चों वाला क्वेश्चन। रासायनिक नाम बताओ, का रासायनिक नाम ए का बताओ।
अच्छा, डी की कमी से कौन सी बीमारी? चलो हम नहीं बताते, 2 दिन बाद बता चलो। कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? अभी ये क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन आ चुका है, दोबारा पूछ रहे हो। अभी आप 6 सीरीज खोल के देख लो। विटामिन ए तो तुम्हारा गूगल कहेगा, लेकिन किताब क्या कहती है? हम बताए भी थे, यही बताए थे कि आंवले में होता है। आया हुआ रिपीटेड क्वेश्चन, ये भी करता है लेकिन उसके परसेंटेज अलग अलग हैं, कंपेरिजन अलग अलग। के बाद में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बैरिएट्रिक सर्जरी किस व्यक्ति के फेफड़े में, पाचन तंत्र में, नाक की नली में, हृदय में, इसमें चेंज करेगा? फिर तुम लोगों ने सुना ही नहीं होगा। सुना है? बताओ तो, सुना है तो बोलो। अच्छा, मोटापा कम करने के लिए कौन से अंग को छेड़ा छाड़ा जाए? इसी के लिए होती है इंटेस्टाइन, और इसको स्टमक को, समझ में गया? ठीक है, तो इसको याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। के बाद में किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती है? हम कई बार पढ़ाते हैं तुम लोग को, जब पढ़ते हो भाई, जो हम लोग सांस लेते हैं कौन सी गैस? बोलो। निश्चित गैस। छोड़ते हैं तो निश्चित गैस। ठीक है, फिर बॉडी में 2 फेफड़े हैं, राइट लंग्स एंड लेफ्ट लंग्स। राइट बड़ा है, 3 लोब्स का बना है, लेफ्ट छोटा है। दोनों में छोटे छोटे वायु कोष हैं, इन्हें कहते हैं एल्वोलाई। क्या कहते हैं? एल्वोलाई। और इनकी संख्या कितना है? 30 करोड़। कितना? फेफड़ों में छोटे छोटे जो वायु कोष हैं, उनकी संख्या कितना हो जाएगा? 30 करोड़। समझ में आया बात? नहीं आया? और जो 30 करोड़ एल्वोलाई हैं, इन्हीं में गैसों का क्या हो जाएगा? विस्तरण विधि से आदान प्रदान होगा, फ्यूजन से। क्या हो जाएगा आंसर? हाँ भैया, क्या हो गया? इधर आ गया। हाँ, क्या बात है? मानव हृदय में कोलेस्ट्रॉल सांका स्तर क्या होता है? 80 से 120, 120 से 140, 140 से 180, या 180 से 200? तो बीपी है। बेटा वो तो ब्लड प्रेशर है, 120 से 80। कोलेस्ट्रॉल कितना? पहली बात तो ये बताया, कोलेस्ट्रॉल है क्या? पहली बात तो ये है कि कोलेस्ट्रॉल है वसा। क्या हो जाएगा? वसा। वसा किससे मिलके बनी? कोलेस्ट्रॉल प्लस बसियम। कोलेस्ट्रॉल प्लस बसियम। कोलेस्ट्रॉल क्या है? अल्कोहल है। बसीय अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, एक हो गया संतृप्त, दूसरा कौन सा? असंतृप्त। समझ में आया? आपने कहा सर ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, यानी संतृप्त और असंतृप्त क्या है? तो देखो, ऐसी वसा जो 30 डिग्री के नीचे ठोस अवस्था में हो, संतृप्त। समझ में आया? जैसे घी, मक्खन। अधिकांश जो जंतु वसाएं हैं वो इसी प्रकार की। आपने कहा सर असंतृप्त क्या है? जो 20 डिग्री के नीचे तरल अवस्था में है, वो क्या हो जाएगा आपका?
असंतृप्त, यानी आम भाषा में कहते हैं तेल, क्या कहते हैं। तो तेल किससे मिलता है, तो वनस्पति। तेल किससे मिलेगा, तो ठीक। तो जो जंतु वसा है वो सैचुरेटेड है, संतृप्त है, लेकिन मछली का तेल इसका अपवाद है, वो जमता नहीं। और जो वनस्पति वसा है वो अनसैचुरेटेड है, लेकिन नारियल का तेल उसका अपवाद है, क्योंकि वो जमता है। अब जैसे तुमने देखा, जैसे डालडा का नाम सुना होगा तुम लोगों ने, है ना, और इस पे लिखा होता है वनस्पति घी। वनस्पति से थोड़ी घी निकलेगा, वनस्पति से तेल ही निकलता है। तो इसमें यह आता है कि असंतृप्त वसा को संतृप्त कैसे करते हैं, तो इसका हाइड्रोजनीकरण किया जाता है। क्या किया जाता है, हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण करके असंतृप्त वसा को क्या कर दिया जाता है, मतलब उसमें हाइड्रोजन मिला दोगे वो जम जाए। समझाया बात करनी है। तो हाइड्रोजनीकरण से जो आपने कहा कि जो वनस्पति की डालडा, एक तो वसाओं का ये प्रकार, और जो दूसरा प्रकार वसाओं का जो है वो एक होता है सरल वसा। सरल वसा में क्या आता है, तो आपने कहा था तेल आता है, मोम आता है। दूसरा होता है संयुक्त वसा, और तीसरा आता है व्युत्पादित। व्युत्पादित वसा, व्युत्पादित में कोलेस्ट्रॉल और अर्गोस्ट्रिनोल का संयोजन। तो कोलेस्ट्रॉल कैसा है, ड्राइव्ड वसा है, इसीलिए खतरनाक। लेकिन आप ये सोचो कि ब्लड में ना रहे तो भी दिक्कत है, क्योंकि स्किन स्मूथ नहीं रहेगी। तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कितना होता है, लगभग 200। बात समझ में आ गया आपका। जैसे जो ब्लड है, जैसे आपका क्वेश्चन कहाँ चला गया, 120 से 200 मिलीग्राम, ठीक है ना, प्रति घन मिलीमीटर। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो, पेशी में कौन सा संकुचन प्रोटीन होता है, बोलो। हमने आपको बताया कि मांसपेशियों में दो प्रोटीन होता है, एक तो मायोसिन, दूसरा एक्टिन, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, एक्टिन और मायोसिन, ठीक है। के बाद अगला जो क्वेश्चन है, कितना मांसपेशी होती हैं, 639, कितना, 639, ठीक है। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग अंग निगलने और उगलने का काम करेगा, अनुमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, मेडुला ऑब्लांगेटा या कौन। तो मस्तिष्क का पीछे वाला भाग क्या है, मेडुला ऑब्लांगेटा, यही कंट्रोल करेगा, यही हृदय को, यही श्वसन को, ये आपका निगलने और उगलने को कंट्रोल करेगा। के बाद अगर हम बात करें तो पौधे के किस केसर किससे प्राप्त होता है, बताओ। पुष्प से तो होता है, इसमें पुष्प के सब भाग हैं, अंकुरी से होता कि नहीं हमें पता नहीं, बता दो तुम लोग। तो तुम कह रहे वैसे ही कर रहे। शहद का मुख्य घटक क्या है, कौन सी कार्बोहाइड्रेट है, मोनोसैकेराइड, है ना। मोनोसैकेराइड में कौन कौन आती है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। एक इसका रूप है फ्रक्टोज, इसका रूप है आपका, ठीक है। 25 क्वेश्चन खत्म है। गुड इवनिंग, फिर मिलेंगे।